हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप के कारण एक्सिस पर, यानी कि सेंटर। पहले हमने एक टॉपिक किया था इसमें कि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर के लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। अब हम उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सेंटर में, लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और वो पॉइंट सेंट्रल एक्सिस में होगा या एक्सियल पोजीशन में वो पॉइंट होगा। एक्सियल पोजीशन मतलब वो जो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, वो एक तो लूप के बाहर है और सेंटर की लाइन पर, सेंटर की एक्सिस के ऊपर है कितने d डिस्टेंस दूर। मुझे यहां पर आपको निकाल के दिखाना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर, सेंटर से d डिस्टेंस दूर है। जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसका रेडियस है कैपिटल R, और जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस मैं एज्यूम करूंगा कि मैं एक स्मॉल डिस्टेंस dl ऑन अ लूप ले लूँगा। ऐसे करते थे हम क्या करेंगे, बायो सेवर्ट्स लॉ नहीं, इसको एम्पियर सर्किट लॉ से करेंगे। ये डेरिवेशन किस टॉपिक से या किस प्रोसेस से करने वाले हैं, एम्पियर सर्किट लॉ हम इसमें लगाएंगे। इसमें अगर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो एक लूप लेना पड़ेगा जो कि मेरे पास है, पहले ही है। इस लूप के कारण मैं यहाँ पर, इस लूप में जो करंट है I, उसके कारण, और करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, उससे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है और कोई फर्क नहीं। मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ क्योंकि बुक में भी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट हो जाएगी। बता दूंगा जब मैं करूंगा कि क्या फर्क पड़ता है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि सेंटर से d डिस्टेंस दूर है, और मैं एक लूप पर एक dl डिस्टेंस मानूंगा। इस dl के कारण मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा। क्या लगाकर एम्पियर सर्किट लॉ लगाकर। एम्पियर सर्किट लॉ लगाने में इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको एक लूप ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर, कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी वो भी लूप में आना चाहिए, फिर उसके अंदर का करंट चाहिए। तो एम्पियर सर्किट लॉ की जगह हम इसमें क्या लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे बायो सेवर्ट्स लॉ। हम इसमें बेटा बायो सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्किट लॉ नहीं लगाएंगे, बायो सेवर्ट्स लॉ लगाएंगे। बायो सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ में जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है उसको लूप में लेना पड़ता है। तो इसको अगर लूप में लेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ले तो सकते हैं बट हमारे सिलेबस में इसकी जो डेरिवेशन है वो बायो सेवर्ट्स लॉ से है। बाद में एम्पियर सर्किट लॉ भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले क्या मुझे आप इस dl लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करके बता सकते हो कि इस dl लेंथ के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो dl लेंथ है वो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका r है। ऐसे कोई प्रॉब्लम है किसी को? मैंने एक लेंथ पर, एक करंट लूप पर dl लेंथ निकाल ली, कहीं पर भी कोई भी एक लूप है उस पर dl लेंथ ले ली, और उस dl लेंथ के कारण कुछ डिस्टेंस दूर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, और ये उसका डिस्टेंस है, ये वाला, ये लूप है, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r मैंने अज्यूम कर लिया, नया वेरिएबल खुद ले लिया कि r उस dl लेंथ से जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी उसका डिस्टेंस है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर तो आपका एम्पियर सर्किट लॉ नहीं लगा, हाँ पूरी डेरिवेशन में लगेगा। अभी मैं एम्पियर सर्किट लॉ नहीं लगा रहा, अभी मैं बायो सेवर्ट लॉ से इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं कि यहां पर कितनी आएगी। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, छोटी सी लेंथ dl के कारण वो आएगी। उसका फॉर्मूला होता है, लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये r होता है डिस्टेंस, कितनी दूर पॉइंट है, कितनी दूर के डिस्टेंस रखना। तो मेरे पास डिस्टेंस r ही है, मेरे पास डिस्टेंस कितना है, r है। अच्छा, तो ये थीटा क्या है, और एक थीटा मैं मान के चलूंगा कि ये यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। ये यहाँ पर क्या बना रहा है, थीटा एंगल। समझे कि ये जो पॉइंट है dl यहाँ से थीटा एंगल दूर है। तो साइन थीटा अगर यहाँ पर रखोगे तो तुम्हें पता है कि जो ये साइन थीटा होगा वो I और dl के बीच का एंगल है। तो I और dl के बीच में हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का एंगल। नहीं समझ में आ रहा, देख लो, करंट चल रहा है इस लूप में ऐसे,
ऐसे करंट चल रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ये है, डीएल की डायरेक्शन या तो इधर को होगी या तो उधर को होगी, समझे। तो करंट इधर है, डीएल इधर है, तो बीच का एंगल कितना हो गया, साइन 90। तो यहाँ पर डीबी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, डीबी हो गया म्यू नॉट आई डीएल बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा हो गया अब 1, यानी कि साइन 90 हो गया है 1, ठीक है। आई और डीएल के बीच का एंगल रखना, जो कि यहाँ पर आई और डीएल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये अलग थीटा है, ये 90 नहीं है मुझे पता है, ये अलग थीटा है। ये तो वो एंगल है कि जो यहाँ से यहाँ तक का, थीटा नहीं समझ में आना, इसको फाई मान लो। कोई डाउट है अगर तुम इसको वेरिएबल बदलना चाहते हो, सर ये भी थीटा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको फाई मान लो, इसको थीटा रहने दो, इसको फाई मान लो, इसको थीटा रहने दो, इसको फाई मान लो, ठीक है, और ये थीटा ही है, छोड़ दो इसको ऐसे। क्लियर है, ओके। तो मेरे पास आया dB इजिकल टू म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बात आती है कि यहाँ पर जो dB आया, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसकी डायरेक्शन भी तो होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा, वो कितनी होगी, वो कितनी होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ वैल्यू तो ये होगी, जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी, ध्यान करो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे आप, इस पॉइंट पर निकालनी, यहाँ नहीं निकालनी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है राइट हैंड थंब रूल। क्या करते हो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या करते हो, करंट की डायरेक्शन में रखते हो थंब, और फिंगर्स को करते हो कर्ल। जहां पर फिंगर्स कर्ल हो रही हैं जिस डायरेक्शन में, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आप क्या करोगे, यहां से करंट आ रहा है ऐसे, तो यहां रखोगे करंट की डायरेक्शन है ऐसे, मान लो इधर क्या है, इधर से करंट ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे करंट की डायरेक्शन है, यही तो है ना करंट की डायरेक्शन। तो करंट यहां से ऐसे जा रहा, मान लो ये जा रहा करंट ऐसे, तो यहां से फिंगर्स कर्ल करोगे, और अगर तुम पी वाली पोजीशन पर देखोगे तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बाहर की तरफ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक वो बना दूं तो मैग्नेटिक फील्ड निकली है ऐसे, ये dB मैग्नेटिक फील्ड आई है इस dl के कारण। ये देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं देखनी, उधर देखनी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे ऐसे और वहाँ से ऐसे निकलकर इधर निकलेगी, इधर ऐसे निकली है, समझे। तो एक बात और याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ध्यान से देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आई और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होती है, दोनों के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, आई और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होती है, याद है ना ये बात। तो ठीक है, जो ये इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी डीएल का, तो हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रखें करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। इसी चीज़ को यहाँ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो, मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखानी, तो यहाँ डायरेक्शन नहीं देखनी, यहाँ तो देखोगे तो डायरेक्शन ऐसे आएगी, पर मुझे यहाँ देखनी है, तो मैं यहाँ फिंगर्स की करंट की डायरेक्शन ही है, तो मैं जब इसको कर्ल करूँगा और इधर आएगा तो ये जाएगी इधर से, मुझे इधर निकालनी, इधर नहीं निकालनी, इधर तो बाहर आ रही है और इधर जाएगी अंदर, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी तुम्हारी वो आएगी ऐसे dB, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी तुम्हारी dB। इस dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उधर को, समझ रहे हो, इस dl के कारण बेटा मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो। सर कैसे कर रहे हो सर, समझ में नहीं आ रही। ये देखो, ये रही dl, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऐसे थी, तो मैंने यहाँ से किया, तो यहाँ पर थंब की डायरेक्शन में करंट ऐसे था, थंब ऐसे था, तो मैंने ऐसे रखा, समझे, पर ये एक पॉइंट ऐसा, तो यहाँ से जब कर्ल किया, ये ऐसे थंब है, ऐसे किया, तो ये ऐसे कर बाहर को इधर को, ये देखो हाथ कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा मेरा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, समझे। तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डीएल लेंथ के कारण। अब एक बात याद रखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ये बेसिकली परपेंडिकुलर होती थी आई के भी और डीएल के भी, आई के भी और डीएल के भी। कैसे समझने की कोशिश करो।
देखो अगर मुझे बताओ, अगर ये मैं एक करंट जा रहा इसमें आई करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करना, ऐसे थंब रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जाएगी, ऐसे थंब, और मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर, मैग्नेटिक फील्ड गई अंदर। करंट जा रहा बेटा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही ऐसे, करंट ये गया, मैग्नेटिक फील्ड गई ये, दोनों का एंगल 90 डिग्री। एल लेंथ, इसके लेंथ एल है, तो एल वेक्टर गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड गई ऐसे, एल ये रहा, ये एल लेंथ है, एल वेक्टर गया ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड गई ऐसे, तो एल की और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल का बीच में 90, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल बीच में, यानी कि जो dB होती है वो एल वेक्टर के या डिस्टेंस वेक्टर के या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ भी यही बात वैलिड है। एक बार ध्यान से देखो, तुम्हारा जो यहाँ पर dl वेक्टर है, जो यहाँ पर तुम्हारा dl वेक्टर है, या जो तुम्हारी जो लेंथ है कितनी दूर है, वो ये रही, और डिस्टेंस रहा ये, सही है। तो ये जो dB होगी ये इसके परपेंडिकुलर आएगी, याद रखना, ये dB जो आएगी इसके परपेंडिकुलर आएगी। यहां तक कोई दिक्कत? dB और r दोनों परपेंडिकुलर आएंगे, dB और r दोनों परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, हमने माना था कि ये थीटा एंगल पर है dl लेंथ, तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये भी तो 90 है, ये वाला एंगल भी तो 90 है, मैं बाद में रब कर दूंगा, ये वाला एंगल भी तो 90 है, तो ये थीटा तो 90 माइनस थीटा। अब ये भी 90 है, ध्यान से सुनो, ये भी क्या है? 90 है। अगर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। यानी कि जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा, याद कर लो, डेरिवेशन में लिखते हो, कैसे बना सिर्फ वो बता रहा हूँ। ये भी थीटा और dB भी वर्टिकल के साथ 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ तक को देखिए, जिसकी वैल्यू ये रही। अच्छा, एक और चीज़ कर सकते हो इसमें जो r है उस पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो r की वैल्यू आएगी r² इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस d², ऐसे कर दूं, ये r का स्क्वायर प्लस d²। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? dBi म्यू नॉट i dl बाय 4 पाई r² प्लस d²। इसको ऐसा लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि बेटा ये वेरिएबल मैंने अपने पास से एंटर किया था, गिवन नहीं था। हमें तो गिवन होगा सेंटर से कितनी दूर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मुझे तो ये बोलेंगे कि सेंटर से इतने डिस्टेंस पर पॉइंट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो मैं ये वर्टिकल या ये वाला डिस्टेंस नहीं बताएंगे, ये तो मैंने माना था, तो इसको तो मुझे उड़ाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको हटाकर r², मुझे रेडियस पता होगा, मुझे डिस्टेंस पता होगा, ये नहीं पता होगा, तो मैं इसको r और d की फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ तक सही है। और मुझे पता चल गया कि dB जो आएगा वो हमेशा r के परपेंडिकुलर आएगा, तो परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये एंगल आ गया थीटा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर मैं एक और चीज़ करूँ इसी में, अब ये पूरा लूप है, तो लूप के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ समझने के लिए, चाहे तुम एक ही ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम एक ही ले सकते हो, बट फिर भी क्योंकि ये तो dBi है और ये तो कुछ एंगल पे बन रही है, तो मुझे इसके ना वो निकालने पड़ेंगे कंपोनेंट। तो सिर्फ एक का कंपोनेंट निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका कंपोनेंट निकालता हूँ तो इसका कंपोनेंट ये dB है, तो बेटा ये आ जाएगा dB cos थीटा, ये आ जाएगा dB cos थीटा और dB cos थीटा, और आपका इधर आ जाएगा dB sin थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ये dB कंपोनेंट है, ये थीटा है, तो इसका dB cos थीटा, ये वाला dB sin थीटा। देखो एंगल वाली वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और मैग्नेटिक फील्ड इधर वाली भी पता चले, तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक लेंथ ले लेता हूँ, dl डैश लेंथ ले लेता हूँ। सेम कंपोनेंट यहीं बनाऊंगा कि ये भी यहाँ से दूर है r एंगल पे, क्योंकि सेंटर में पॉइंट है वो, उसका एंगल होगा थीटा, तो इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ऐसे, जिसका एंगल भी होगा थीटा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? मैं यहाँ पर रखता हूँ पॉइंट, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये यहाँ से इधर बाहर की तरफ ये रही मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बनी है dB मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एंगल थीटा आएगा। अगर ये 90 है, फिर वही बात,
ये एंगल 90 आएगा तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। सेम डिट्टो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लिया। अब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेगा इधर को dB साइन थीटा और एक बनेगा इधर को, क्योंकि थीटा के साथ बनेगा, वो बनेगा dB कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब तुम देख पा रहे हो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है या इस पूरे लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो सिर्फ साइन थीटा वाली बनी, क्योंकि dB कॉस थीटा इधर है, dB कॉस थीटा इधर है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है, जो मेरे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आई है वो एक्चुअली में कितनी आई है, dB साइन थीटा प्लस dB साइन थीटा। ऐसा ही तो हो रहा है। मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई है, dB साइन थीटा। ओके, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक किसी को भी? दोबारा समझना चाहते हो यहां तक? कोई डाउट? आगे चलते। अब एक प्रॉब्लम यहां ये है कि जो मैंने dB साइन थीटा निकाली है वो तो दो पॉइंट्स में निकाली थी। एक निकाली इस पॉइंट पर dl लेकर, एक निकाली, ये तो बहुत बड़ा लूप है तो यहाँ पर फिर dl लेना पड़ेगा, फिर बहुत सारे dl लेने पड़ेंगे, बहुत सारे dl लेने पड़ेंगे मुझे, तो सबकी dB निकालूंगा। तो सब में क्या होगा, cos थीटा वाला कंपोनेंट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ साइन थीटा वाला। तो जो टोटल इस पूरे की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ साइन थीटा वाली होगी और पूरे लूप में साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो सिर्फ dB साइन थीटा वाली बचेगी, cos थीटा कट जाएगी। यहाँ पर भी सिर्फ dB साइन थीटा वाली बचेगी dl में, यहाँ भी dB साइन थीटा, यहाँ भी cos थीटा वाली तो कट जा रही है हर एक पॉइंट पर dl लेंथ पे। तो जो मेरी पूरे लूप में मुझे dB साइन थीटा को ऐड करना है वो मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो दो पॉइंटों की है, तो मैंने जनरली बता दी दो पॉइंटों के लिए, बट मेरे पास तो यहाँ बहुत सारे dl होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक का dB साइन थीटा को ऐड करने के लिए मैं dB साइन थीटा की इंटीग्रेशन कर दूँ। तो जो मैं सिंपली भाषा में ये बोल दूँ कि जो B नेट होगी मेरी वो क्या होगी, क्योंकि ये लूप है तो dB साइन थीटा की मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ। मैं dB साइन थीटा को 0 से 2 पाई r इंटीग्रेट कर देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई r तक। पूरे लूप का क्या लेंथ होगी, 2 पाई r। सही है। तो dB की वैल्यू मुझे पता, मैंने निकाली थी। मेरे पास बेटा dB की वैल्यू रही ये म्यू नॉट आई dl 4 पाई r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं यहाँ रख देता हूँ, dB की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r तो नहीं था ना, ये था r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और थीटा वो कट गया था बट यहाँ से dB ये और साथ में साइन थीटा। ये तो dB की वैल्यू है पर साइन थीटा ये भी है तो मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो B नेट कितना आया मेरा, ये आया। सही है, बट इसको इंटीग्रेट भी करना है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है। म्यू कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है। सबको निकाल दो सारे को बाहर, सबको निकाल दो बाहर, और साइन थीटा भी कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से सब कांस्टेंट बाहर निकलेंगे, जैसे म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो है ही कांस्टेंट, और साइन थीटा भी कांस्टेंट है। थीटा थोड़ी बदल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा एल, और लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई r। तो इसको सॉल्व करो तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई साइन थीटा, एल को 2 पाई r रखेंगे, रख दे, एल को रख देंगे 2 पाई r अपॉन 0 रखेंगे कोई बात नहीं, 4 पाई r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही है। इस 2 पाई से 4 पाई को काट दो 2। सही है, सही है जी। और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या कुछ कमी है? ओके,
ये मेरा आया है आंसर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं हम, साइन थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं। मैं साइन थीटा की वैल्यू रख दूँ क्योंकि वो किताब में साइन थीटा की वैल्यू रख। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू बताओ। ये रहा थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में? साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो ये थीटा, तो ये पी है, ये एच है, ये पी है, ये एच है। तो साइन थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल में निकालूं तो आएगा आर बाय स्मॉल आर। कोई डाउट? आर बाय स्मॉल आर आया मेरा साइन थीटा। यहां पुट करता हूं मैं, वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाय स्मॉल आर। बट स्मॉल आर तो कोई वेरिएबल था ही नहीं मेरे पास। स्मॉल आर को मैं आर और डी में लिखूंगा, तो मैं स्मॉल आर को लिख सकता हूँ आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सर क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं कर रहे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। यही तो था स्मॉल आर, जिसको आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कर दिया था। अब आर, वो आर स्क्वायर था, अब मैंने उसका अंडर रूट कर दिया, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो, इस साइन थीटा, पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन दिस, सो वी विल गेट म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ओका ओका, सही है सर, सही है। तो एक चीज़ और देख लो, अगर सही है इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, उधर लिखना बड़ा मुश्किल लगता है। अब ये देखो, ये अंडर रूट का मतलब है कि इसका रेस टू द पावर 1/2 है। मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूँ, अंडर रूट हटा दूँ 1/2 लिख सकता हूँ। इसकी रेस टू द पावर 1 है, तो बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2। यह आया है मेरा बी एट आउटसाइड पोजीशन एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर। सही है, ये तुम्हारा आता है फॉर्मूला, ये तुम्हें निकालना था और ये ही तुम्हारा है आंसर। इसको नोट कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट? इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी बी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के है। जितना बड़ा लूप होगा उतनी ही आउटसाइड में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना बड़ा रेडियस होगा लूप का उतनी ही बाहर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, याद रखना। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ लूप, यानी कि सेंटर के बाहर सेंट्रल एक्सिस पर एक पॉइंट है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उसकी डेरिवेशन ये रही। ओके, तो होपफुली समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।